नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। आज जो हमारी चर्चा जिनके साथ होगी, जिन विषयों को लेके, उनका पहले हम परिचय बता दें तो हमारे साथ आज हैं पुष्प नायक सर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना में। और सर का एक अच्छा खासा अनुभव रहा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, बिहार की तमाम नदियों को लेके इनका एक अपना अनुभव रहा है। उस पर रिसर्च सर का रहा है और साथ ही साथ बाढ़ और तमाम जो बिहार में आए हैं उनको लेके भी रहा है। तो बात आज उसी तमाम विषयों को लेके होगी और जिनमें से जो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बात ये है कि बिहार में कभी आज़ादी के से पहले या आज़ादी के होने के कुछ सालों तक बिहार कृषि के क्षेत्र में काफ़ी संपन्न रहा था। उस दौर में कहा जाता है कि जो किसान थे हमारे, वो बाढ़ में भी धान की फसल उगा लेते थे। तो उन्हीं चीज़ों को समझना है कि कैसे समय के साथ जो खेती और तमाम चीज़ें जो रही हैं वो बदलती रही हैं बिहार की, और क्या कुछ उसके दौरान बदलाव हुए और किस तरह से जो किसान बिहार के किसान हैं उनकी इकोनॉमिकली स्थितियों में किस तरह से बदलाव देखने को मिला, क्या कुछ है, इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे सर हैं पुष्प नायक सर। और सर किसान तक में सर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, बातचीत में जैसे हो रहा था कि बिहार जब आज़ादी से पहले भी या आज़ादी के बाद भी बिहार खेती में, कृषि में काफ़ी संपन्न रहा, लेकिन बीते कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी बदली हैं। अब जो तकनीक और जो तमाम चीज़ें बातें होती हैं वो हम लोग अदर राज्यों से उसकी तुलना करते हैं और बिहार में उसको कहीं ना कहीं ला रहे हैं। ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो सर, ये क्या कुछ रहा है बिहार का कृषि और कैसे चीज़ें बदली हैं और क्या कुछ देखते हैं? यह सत्य है कि आज़ादी के बाद हमारी सरकारों का कृषि और कृषि से जुड़े सिंचाई संसाधनों पर खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जो पहले आज़ादी के पहले नहीं था। और इनके अच्छे परिणाम कई राज्यों में आए हैं देखने को। आप पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम बना है और वहाँ जो किसानों की माली हालत सुधरी है। उसके बाद 1963 में डैम बना था और 1965 में हरित क्रांति संभव हुई। हरित क्रांति के लिए जो उन्नत किस्म के बीज लागू किए, मतलब उनका उपयोग हुआ था, उसके लिए सिंचाई की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी। और भाखड़ा नंगल डैम और इस तरह के तमाम डैम्स की श्रृंखला जो उस क्षेत्र में स्थापित हुई, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और कश्मीर की नदियों से निकलने वाले जल को रोकने के लिए जो डैम का प्रबंधन हुआ, डैम बना, तो उससे वहाँ की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हुई। और हरित क्रांति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ सिंचित कृषि भूमि भारत के पास काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर यह सफल हुई। हम नागार्जुन सागर डैम वहाँ हम देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में बना है, हैदराबाद से थोड़ा दक्षिण। और वहाँ भी आप देखेंगे कि कृषि जहाँ तक संभव हो उसका सिंचाई प्रबंधन अच्छा उत्तम हुआ है। वहाँ भी कई डैम बने हैं। और हम बात सर बिहार पे हम हरित आते हैं। क्रांति की जो बिहार में हमें जो फ़र्क नज़र आया, क्योंकि बिहार में जो नदियाँ हैं नेपाल से आती हैं जी और नेपाल और भारत के बीच में मैत्री संधि हमेशा रही है। और भारत के कुछ बैराज, जैसे कोसी नदी है, उसमें बैराज बना है भीमनगर में, और गंडक नदी पे भी बैराज ही बना है। तो देखा जा रहा है कि जो बैराज है उनमें वह क्षमता नहीं है जो डैम में है। डैम की हाइट ज़्यादा होती है, वाटर स्टोरेज की भी कैपेसिटी होती है। बैराज में पानी को रोक करके ईस्ट और वेस्ट कैनाल में डाइवर्ट कर पाते हैं। वो पानी को संरक्षित नहीं कर पाते हैं कि वो सूखे के सीजन में काम आ सके। यह एक दिक्कत वाली बात होती है। और इससे ज़्यादा पहले, जब आज़ादी के पहले या उसके पहले, जब ये बैराज नहीं थे, कैनाल्स नहीं थी, मतलब इस तरह इतने ज़्यादा कैनाल्स, इस तरह के कैनाल्स नहीं थे जो बैराज से जुड़े हुए हैं। और जो बांध, नहरें जो बनी हैं, तो उस समय जो खेती होती थी, जैसे हमने आपको इसका बता दूं कि सोलहा धान एक कहते हैं। सोलहा धान इसे कहा जाता है, उसका नाम, उस वैरायटी का गाँव में, और भी कई वैज्ञानिक नाम उसके होंगे। उस धान में ये खूबी थी कि वो 16 हाथ तक, जो हमारे हाथ की एक अमूमन लंबाई है, जी सर, तो बोलते हैं 2 हाथ का 1 गज, तो 1 हाथ करीब 1.5 फीट का हो जाता है अमूमन। तो वो 16 हाथ तक बढ़ता था, यानी कि 24 फीट ऊंचाई उसकी होती थी उस प्लांट की। 8 गज आप समझ लीजिए। और
उसमें एक खूबी यह होती थी कि उसका जो एपिकल स्टेम होता था, जो टिप ऑफ द प्लांट जो है, उसमें यह क्षमता होती थी कि पानी अगर धीरे धीरे बढ़े, जिस रफ्तार से पानी बढ़ेगा उस रफ्तार से उसकी एपिकल टीम पानी के ऊपर अपने आप को रखने के लिए बढ़ती रहेगी। अगर रात भर में पानी आधा हाथ ही बढ़ गया, एक हाथ ही बढ़ गया, यानी 1.5 फीट ही बढ़ गया, तो उस पौधे की एपिकल स्टीम रात भर में 1.5 फीट ऊपर बढ़ जाती थी। और इस प्रकार यह जो धान की वैरायटी होती थी, सोलह धान, यह सर्वाइव करती थी, इसके लिए अनुकूल थी, जलवायु के अनुकूल थी और हमें अनाज मिल जाता था। बाद में क्या हुआ इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, सोलह धान को के बारे में। उसके बाद जब उसमें पानी, जब उसको हार्वेस्ट करने का टाइम आता था तो लोग हार्वेस्ट करते जाते थे। हार्वेस्ट करते जाते थे तो नीचे उसकी जो मिट्टी होती थी, जहाँ पर वो गीली होती थी, उसी गीली में लोग हल के साथ गेहूँ भी बो देते थे, समय बचता था। और उसी के जो रूट्स होते हैं, रूट जोन के बीच में गेहूँ की फसल लोग बोते चले जाते थे, उसी नमी में गेहूँ हो जाता था और अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। पौधे की उसी नमी में जोत करके, जो धान के पौधे की जो नमी थी जड़ के, उस नमी में उसका बीज गेहूं का पैदा हो जाता था उस बीच में। आप उसको कह सकते हैं कि रूट जोन में जो न्यूट्रिएंट्स का कंजर्वेशन भी हो जाता था, है ना। जो धान के रूट जोन में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हम लोग कई बार उसका आजकल कंजर्वेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए आजकल 0 टीले जा रहा है। इस तरह की चीज़ वहाँ पे पारंपरिक रूप में मौजूद थी। धान के स्टॉक के बीच में ही, जड़ों के बीच में ही गेहूँ बो देते थे। ये पारंपरिक तरीका होता था। गेहूँ की फसल फिर देसी गेहूँ हुआ करता था उस ज़माने में, और 16 धान के बाद देसी गेहूँ, और गेहूँ कटने के बाद 2 महीने की फसल होती थी देसी मक्के की। भले उसमें एक ही भुट्टा आता था, लेकिन मक्का बहुत मीठा होता था, गेहूँ भी बहुत मीठा होता था, और 3 फसलें अमूमन किसान उठा लेता था। 16 धान जहाँ कोसी और गंडक के जो इलाके हैं, अगर मैं बात करूँ, जी हाँ, इन्हीं इलाकों की बात मैं कह रहा हूँ। हमारे पिताजी बताते हैं, दादाजी के ज़माने में ऐसी खेती होती थी, और बड़े बूढ़े किसान भी बताते हैं। आप कहीं भी पूछ सकते हैं, गाँव में जाकर के आप किसानों का इंटरव्यू करें। ये चीज़ें सर, इतनी हमारी संपन्नता थी कहीं ना कहीं खेती में कि हम बाढ़ में भी हम फसलों को उगाने की हमारे किसानों में क्षमता थी, जो हमारे पूर्वज थे जो कर रहे थे। उस ज़माने में जो बाढ़ आती थी, उस बाढ़ का स्वरूप दूसरा था, क्योंकि उस ज़माने में बांध नहीं थे इस तरह के बांध और बैराज वाली बात नहीं थी। तो पानी जो बढ़ता था खेतों में, वो धीरे धीरे बढ़ता था। कभी 2 इंच, कभी 2 इंच घट गया, कभी आधा हाथ घट गया, कभी 1 हाथ बढ़ गया, तो धीरे धीरे बढ़ता था। और उस बाढ़ के साथ मिट्टी भी आती थी, उपजाऊ मिट्टी आती थी खेतों में, और पानी धीरे धीरे बढ़ता था, कटाव कम होता था, और उपजाऊ मिट्टी आती थी। और उस उपजाऊ मिट्टी से हमारे खेत हमेशा जो है, मतलब अच्छी उपज देते थे, उन्हें न्यूट्रिशन मिलता था। और जब बांध बन गए, आज़ादी के बाद बांधों का निर्माण हुआ, बांधों की श्रृंखला का निर्माण हुआ, बैराज बने, तो हमारे बिहार की बात मैं खास करके कर रहा हूँ। बाकी जगह तो आपको बताया कि डैम बने हैं, और वहाँ ज़्यादा फायदा हुआ है आज़ादी के ज़माने। बिहार में बैराज की कहानी क्या थी? क्यों बैराज नेपाल यहाँ पे है, और नेपाल सरकार से भारत सरकार की क्या बात हुई नहीं हुई, और उस ज़माने में क्या परिस्थितियाँ थी कि बाकी जगह डैम बने, यहाँ बैराज बने, ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इसके बारे में ये शोध का विषय है। लेकिन जो दिख रहा है वो यह दिख रहा है कि बैराज और बांध की जो श्रृंखला बनी, और जो पहले जो 3 फसलें हुआ करती थी, उसके मुकाबले यह पाया गया जो कि बाढ़ का सिलसिला भी शुरू हो गया। उस तरह की बाढ़ जो अचानक कहीं बांध कट गया, पानी बहुत ज़्यादा फैल गया, रातों रात जो है 10 फीट पानी, 15 फीट पानी, 20 फीट पानी उस इलाके में फैल जाता था। अचानक जान माल की क्षति होती थी, मानव जीवन की क्षति होती थी। पहले जब आधा 1 फीट पानी बढ़ता था तो कभी ये नहीं होता था कि जान माल की क्षति हो। क्यों? क्योंकि तब ऐसा नहीं था कि बांध टूट करके बाढ़ आई हो, क्योंकि पानी वो धीरे धीरे बढ़ता था। नदियों में उपजाऊ मिट्टी भी आती थी। 16 धान की वैरायटी जो थी, उसका जो धान का एपिकल स्टेम था, वो भी आराम से बढ़ता चला जाता था, धान की फसल भी हो जाती थी, और जान माल की क्षति नहीं होती थी। लोगों को लग रहा था कि हाँ, इस इलाके में अगर पानी बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो लोग ऊँचे स्थानों पर चले जाते थे आराम से, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हाँ ओवरनाइट जो है अचानक 10 फीट पानी आ गया, 20 फीट पानी आ गया। अब क्या हुआ है कि बाढ़ अब दुर्घटना हो गई है। पहले जो बाढ़ आती थी, नेचुरल प्राकृतिक वाली बाढ़, उसमें वो दुर्घटना वाली बात नहीं थी, क्योंकि पानी बढ़ रहा है तो लोग जान रहे हैं कि अच्छा वहाँ आधा हाथ पानी बढ़ा है, या 1 हाथ पानी गिरा है, या बढ़ा है धीरे, अच्छा चलो भाई उस इलाके से हट जाते हैं, थोड़ा सा हमारा धान बचा हुआ है। कहीं
16 हाथ से ज़्यादा पानी आ गया तो धान भी डूब जा सकता था, लेकिन हर जगह नहीं, हर जगह 16 हाथ पानी आया ऐसा भी नहीं था, ऐसा बहुत कम होता था। और पानी आता भी था 16 हाथ से ज़्यादा भी जाता था तो धीरे धीरे ही जाता था, और 16 हाथ तक का तो कवर हो जाता था कि एक फसल हमारी मिल जाती थी हमें। तो किसान बोते थे। बाद में जब किसानों ने देखा कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है जाया चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, अचानक बाढ़ आ जाने से 16 धान, ये कैपेबिलिटी तो है, पानी थोड़ा बढ़े तो उसका एपिकल स्टेम राइज करेगा, पर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उसके ऊपर अचानक 10 फीट पानी आ जाए, एपिकल स्टेम डूबा रहे और पानी वाटर लॉगिंग लंबे समय तक रहे और वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए, ऐसा नहीं है। तो सर ये बैराज और क्लाइमेट चेंज, बिहार ने बहुत चीज़ें देखी, और मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर कि ये बैराज ने बिहार को किस तरह समृद्ध किया, या कहीं ना कहीं एक बहुत सी ऐसी चुनौतियों को ला के सामने खड़ा कर दिया, और इसका निष्कर्ष आप निराकरण क्या मानते हैं? बिहार की जो सारी नदियाँ हैं जो हिमालय से आती हैं, जी जी, या उत्तर प्रदेश में भी जो आती हैं हिमालय से, वो सभी नदियाँ गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। जी। हिमालय से आने वाली नदियों की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, दामोदर और अजय नदी, मैं इन नदियों की बात कर रहा हूँ जो कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, या फिर बिहार बंगाल के बॉर्डर पे घाघरा नदी आती है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, और उत्तरी अयोध्या से होते हुए आती है, और महानंदा नदी भी आती है बिहार में वेस्ट बंगाल से होते हुए। तो ये सारी नदियाँ जो हैं अंततः गंगा में मिलती हैं, और गंगा नदी पर फरक्का पे बैराज बना दिया गया है। जी। तो बिहार की में जितना भी पानी आता है हिमालय से, वो सब फरक्का बैराज पे उसको रोक दिया जाता है। वहाँ पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कई बार नीति नियंताओं का राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है कि फरक्का बैराज के कारण नदियों में, बिहार की नदियों में बहुत ज़्यादा सिल्ट की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सिल्ट जो है बैराज के निचले हिस्से में जमा होता चला जा रहा है, और वो फिर आगे बढ़ते हुए, पीछे की ओर बढ़ते हुए, मतलब जो बैराज तक पहुंचने वाली नदियां हैं उनके मार्ग में भी सिल्ट जमा होता जा रहा है, अवरुद्ध होता जा रहा है, और नदियों की जो पेटी है वो उठती जा रही है। नदियों की पेटी उठ जाने से थोड़ा भी पानी आता है तो किनारे की ओर फैलने की कोशिश करता है, और वो फिर बांध को तोड़ करके बाढ़ ले आता है। और जब बांध अचानक टूटते हैं, जो मैंने आपको समस्या बताई कि धान वान की फसल जो जिसमें वो वैरायटी थी जो सबमर्जेंस को टॉलरेट कर सकती थी, उनकी टॉलरेंस लिमिट के बियॉन्ड पानी चला आता है। तो अब क्या हुआ है कि इसकी वजह से ऐसे इलाकों में जो धान की एक फसल हो जाया करती थी, जैसे आपको उदाहरण दिया 16 धान का, या सबमर्जेंस टॉलरेंस वाली वैरायटी, लेकिन अचानक बाढ़ आ जाने से इन वैरायटी के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं रह गया कि 5 दिन 10 दिन कितने दिन तक सबमर्जेंस को करेंगे। पानी आ जाता है तो वो फिर लंबे समय तक टिका रह जाता है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए भी स्कोप नहीं होता है, क्योंकि नदियों में भी सिल्ट जमा है, और इस तरह की चीज़ें हैं। जो निष्कर्ष क्या देखें, जो बैराज की बातें हो रही हैं कि बड़े बैराज बनाए जाएंगे, और भी बिहार में तमाम चीज़ों के लेके बैराज का रहा, तो ये सर वजह क्या रही कि बैराज लगता है कि एक किसी न किसी तो जो हमारा वन्य क्षेत्र था या पर्यावरण में, बैराज अपने आप में संपूर्ण समाधान नहीं है, अधूरे समाधान से लाभ नहीं होता, कई बार नुकसान हो जाता है, जैसे अभी हमने गौर किया। संपूर्ण समाधान तब होगा जिस तरह से पंजाब हरियाणा के किसानों को भाखड़ा नंगल डैम से फ़ायदा मिला, और भी तमाम डैम वहाँ बने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में टेहरी डैम बना है, तो नागार्जुन सागर डैम आंध्र में बना है, और भी जगह विश्वेश्वरैया बहुत नामी इंजीनियर थे हमारे भारत के, विश्वेश्वर साहब, हमारे यहाँ बिहार में उनका नाम विश्वेश्वर भवन भी है, उन्होंने बहुत सारी नदियों पर डैम बनवाए हैं साउथ इंडिया में, और इसके लिए अमर हो गए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हमारी जो बिहार की नदियाँ हैं उनमें नेपाल सरकार से समझौता करके जैसे भी हो सके डैम बनाए जाएं। डैम से ही तभी ये बैराज और जो कैनाल्स हैं तभी प्रभावी साबित होंगे, तभी जो है हमारे पास सुखाड़ के मौसम में डैम से पानी उपलब्ध हो सकेगा, जो अभी संभव नहीं हो पाता है बैराज से। तो क्या अन्य देश भी इस पे काम कर रहे हैं नेपाल के साथ मिलकर? चीन, चूँकि चीन का भी सुनने में आ रहा है कि चीन सहयोग भी लिया है नेपाल सरकार ने, वहाँ की कई नदियों पे डैम बनाया है, जो भारत सरकार से जिन नदियों के बारे में उनकी संधि नहीं है, उन छोटी छोटी नदियों पे भी नेपाल सरकार ने चीन सरकार के साथ मिलकर के कुछ डैम बनवाए हैं, छोटे छोटे डैम, और भारत सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार वहाँ के जितने भी डैम्स हैं, नेपाल सरकार के जो बनाए गए डैम्स हैं, उनका पानी चूँकि बिहार में आना है या भारत में आना है, क्योंकि हम प्रभावित हम होंगे, तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जो डैम बने हमारे सहयोग से बने, हमारी देख रेख में बने, और हमारे लाभ को, हमारे किसानों के लाभ को, हमारे जनजीवन के लाभ को सुनिश्चित करते हुए बने,
क्योंकि चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं सदियों से रहे हैं, लेकिन अभी उन संबंधों के बारे में हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं। कई बार ऐसा भी पढ़ा है हमने कि चीन ने तिब्बत में कई डैम्स बनाए हैं और उसके लिए भारत सरकार से उन्होंने गोपनीयता बरती है, जिसके लिए भारत सरकार और अन्य हम देशवासियों को यह आशंका सताती रही है जैसे कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी चीन ने डैम का पानी अचानक छोड़ दिया तो हमारे यहाँ अचानक बाढ़ आ जाए। इस चीज़ को मतलब से बचने के लिए हमने भी ब्रह्मपुत्र नदी पे एक डैम बनाना शुरू किया है और वो सब लगभग तैयार हो चुका होगा, ये होने ही वाला है, ताकि उसके डैम से अगर पानी आता है तो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का जो भारत के डैम है उसमें हम उस पानी को कंट्रोल कर सकें, उसके फ्लो को। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने वो बताया कि डैम से पानी छोड़ दें या बैराज से पानी छोड़ दिया जाएगा तो अचानक समस्या आएंगे, तो जो नेपाल से हमारी जो कोसी के साथ को लेकर समझौता अन्य भी गंडक तमाम चीज़ों पे, तो जो बैराज बिहार में बनाए गए हैं, अगर आने वाले समय में जिस तरह से चीन अलग अलग नेपाल के छोटे छोटे नेपाल में ही सर, तो नेपाल के साथ जिस तरह से चीन बना रहा है डैम छोटी छोटी नदियों में या कुछ कोसी के भी दूसरे क्षेत्र मतलब जहाँ से कोसी आती है नेपाल से उसके आसपास भी बना रहा है, तो क्या ये उम्मीदें की जा सकती है कि आने वाले समयों में जो डैम जब बनेगा तो जो बैराज जो नेपाल पानी छोड़ता है बर्ष मानसून के सीजन में ज़्यादा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो संरक्षित करेगा और अपने उस क्षेत्र में उपयोग करेगा, तो बिहार के लिए समस्या है। हमने देखा है कि भारत के अन्य राज्यों में, जैसे आपको भाखड़ा नंगल डैम का उदाहरण दिया और जो वहाँ की तमाम नदियाँ हैं पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र में, तो वहाँ जहाँ जहाँ डैम बने हैं उनसे जो लाभ हुआ है, ऐसे ही दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ डैम बने हैं उनसे जो लाभ हुआ है, तो और भी विदेश में भी तमाम नदियों के डैम्स बने हैं, तो उस सब के अनुभव को देखते हुए खासकर भारत की नदियों पे जो डैम बने विश्वेश्वरैया जी ने दक्षिण भारत में बनाए हैं डैम्स बना, तो उन सब डैम्स की सफलता को देखते हुए खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में हम ये आशा अवश्य कर सकते हैं कि बिहार की नदियों पर अगर डैम बनेगा तो विनाश रुकेगा और फसल चक्र भी सुधरेगा और विकास होगा, जैसे बाकी राज्यों में भारत के हुआ है जहाँ जहाँ डैम सर। मैं वही पूछ रहा था कि जैसे चीन बना रहा है तो आने वाले समय जैसे हमारे सिंधु जल समझौता जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की चल रही है बातें कि पानी पर भारत रुक रहा है फिर छोड़ दे रहा है, तो इस तरह की समस्याएं जो पाकिस्तान में देखने को मिली हैं, हाँ, तो क्या इस तरह की चीज़ें अब हमारे साथ बिहार के साथ भी हो सकती है अगर चीन और नेपाल की कुछ रणनीतियाँ बनी और साथ ही समझौताएं में कुछ तरह का उलटफेर हुआ तो ये चीज़ें बिहार में। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि अगर हमारे बिहार में आने वाली नदियों पर नेपाल में डैम बनाने वाले अन्य देश हों जो भारत से अलग हों और जिनके हितों का भारत के हितों से टकराव हो, तो ये हमारे लिए सचमुच चिंताजनक स्थिति है और सोच वाली ये बात हमारे लिए गंभीर सोच वाली है कि इन चीज़ों से हम कैसे बच सकें, क्योंकि नेपाल हमारा देश पड़ोसी देश रहा है, हमारे संबंध सदियों से मैत्रीपूर्ण रहे हैं, तो नेपाल के साथ हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि डैम जो भी वहाँ बने डैम बने जरूर बने और भारत के सहयोग से बने और भारत के नियंत्रण में उसका जल छोड़ने का जल निकासी का सारा वो हिसाब किताब हो। सर आप ये मानते हैं कि जो बिहार में जो बाढ़ की विभीषिकाएँ हैं, जो चीज़ें आती रहती हैं, कभी अचानक गर्मी ठंड बरसात के मौसम में अचानक बाढ़ रातों रात 10 से 15 फीट पानी बढ़ जाता है, तो एक अचानक से बाढ़ जो लोग तैयार नहीं होते वो भी कहीं ना कहीं अचानक प्रभावित हो जाते हैं, और गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि कई जो नदियाँ हैं जो नेपाल से या के रास्ते बिहार की ओर आ रही हैं उनमें सूखा की स्थिति रहती, पानी ही नहीं रहता है, तो शायद ये डैम की जो अगर चीज़ें इस पर काम किया जाए तो शायद पूरे साल उनमें पानी रहने की रहेगा। जैसा ये सतलुज नदी में आप देखें जिसे पंजाब का शोक कहते थे, जब उसमें भाखड़ा नंगल डैम बन गया तो पानी इस नदी के स्ट्रीम में सालों भर रहता है, डैम से पानी आता रहता है और किसानों को जिस समय पानी चाहिए होता है सूखे मौसम में उस समय पानी मिलता है, यानी कस्टमाइज्ड जिसे होता है ना कस्टमाइजेशन। तो हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो यहाँ हम खेत को अगर कस्टमर मान लें तो अगर खेत एक कस्टमर है और उसे पानी चाहिए तो सबसे ज़्यादा पानी उसे कब चाहिए, जब पानी आम तौर पे ना मिले, बारिश ना मिले उस समय चाहिए। अब उस समय अगर उसे डैम पानी दे रहा है जो पानी उसने रोक रखा है तो ये बिल्कुल ये कस्टमाइजेशन हो गया, जैसे बोलते हैं टेलर मेड, कपड़ा जैसे टेलर कोई सिलता है
तो आपके नाप के मुताबिक सिलता है। और आप मशीन से जो कपड़ा सिला हुआ आता है बाज़ार में, मॉल में, उससे आपके नाप के मुताबिक फिट ना हो, उसे आपको फिट कराना पड़ेगा। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं जो टेलर मेड हों, कस्टमाइज्ड हों, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम कहते हैं कि कस्टमर के हिसाब से उसको हम ओरिएंट करते हैं। तो अगर हम अपने खेत को कस्टमर मान लें, है ना, और उसकी पानी की आवश्यकता को हम फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, उसके लिए डैम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डैम में ये क्षमता है कि पानी को स्टोर कर सके। स्टोरेज पर्पस उसका बहुत बड़ा पर्पस होता है। उससे हम जल विद्युत भी पैदा कर सकते हैं, करते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे किसानों के लिए जो सिंचाई वाली बात है, जो सिंचाई की समस्या है कि सूखे के मौसम में पानी प्रोवाइड करना, वह बिल्कुल कस्टमाइज्ड मैनर में उसको प्रोवाइड करता है। सर आखिरी सवाल है सर, बातचीत बड़ा लंबा हुआ, चर्चाएं भी हुई, और चर्चाओं में सर एक आखिरी सवाल है कि जो बैराज बने हैं बिहार में, वो बिहार को के लिए वरदान साबित हुए हैं किसी मायने में, या उसके बुरे प्रभाव क्या रहे हैं और अच्छे प्रभाव क्या देखने को मिले हैं? और इस जो क्लाइमेट चीज़ें हम बदल रही हैं और बिहार के लोग इसका, चूँकि विश्व पूरा जलवायु परिवर्तन से के असर से जूझ रहा है, लेकिन बिहार में हमने देखा है कि इसका थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा रहा है। तो क्या कुछ देखते हैं कि जो वन्य क्षेत्र या तमाम चीज़ें रहीं, उसमें बैराज की क्या कुछ भूमिका रही है? देखिए, आप ये जानना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद बिहार के जो कृषक और मजदूर थे, इनका पलायन हुआ बहुत तेज़ी से। जी। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जाते थे इंडेंचर्ड लेबर, छपरा से, बलिया से, तमाम जगहों से, तो उस समय बाकी भारत से भी जाते थे। तो वो उनका एक, उसकी एक अलग हिस्ट्री है, उसका एक अलग वो है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन अभी जो बिहार में आज़ादी के बाद से गए हैं और ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ सिंचाई साधन बढ़े हैं, और बिहार जहाँ की सिंचाई साधन में दिक्कतें आई हैं, उसमें हम यह पाते हैं कि बिहार में जो खेती का पराभव हुआ है इस बांध और कैनाल के इकोसिस्टम से, जो कि अधूरा समाधान रहा। सोचा अच्छा गया था, पर आउटकम ऐसा बुरा हुआ कि लोग जो है 3 फसल से 1 फसल पे आ गए। वो सिर्फ रबी की फसल ले पाते थे, या तो गर्मा धान उगाएंगे या गेहूँ उगा पाएंगे, क्योंकि धान उन्होंने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट अक्सर बर्बाद हो जाता था, डूब जाती थी फसल। अब बाद में जो मकई आई, तो जो हाइब्रिड मकई आती है वो थोड़ा ज़्यादा समय लेती है, भुट्टे भी उसमें 3-4 भुट्टे हो जाते हैं, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लेती है। देसी मक्का 2 ही महीना लेता था। तो अब वो संभव हो गया कि भाई अब आप एक ही फसल ले पाएंगे, ऐसी हालत आ गई थी बीच में। तो उस अवस्था में ऐसा हुआ कि हमारे जो वर्कर्स, जो किसान वगैरह थे, और उधर दूसरी ओर पंजाब वगैरह में जहाँ पे सिंचाई सुदृढ़ हो गई डैम के कारण, वहाँ लोग 5-5 फसल तक देने लगे साल में। उनको लेबर चाहिए था। आंध्रा में और सब जगह जहाँ जहाँ सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हुई और इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हुई, तो लेबर यहाँ पे सरप्लस हो गए, क्योंकि फसल कम हो गई, और वहाँ पे डिफिसिट था। तो ये लेबर सरप्लस जोन से लेबर डिफिसिट जोन में जो हमारे बिहार के लोग थे, ये सभी जो है आज़ादी के बाद जो ये सिस्टम हुआ, ये जो आउटकम हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोग इमिग्रेंट्स हो गए, और उन राज्यों में जहाँ सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हुई, खेती सुदृढ़ हुई, वहाँ जा कर के इन्होंने वहाँ जो लेबर डिफिसिट थी उसको फुलफ़िल किया, और वहाँ लेबर का काम ही नहीं मिला। फार्म लेबर हो और भी लेबर हो। तो ये इसका एक दुष्परिणाम है कि बिहार की स्थिति जो है बिगड़ी है आज़ादी के बाद, और इसकी वजह से लोग यहाँ इमिग्रेंट हो गए हैं। छठ वठ में आते हैं ज़रूर, एक बार त्यौहार के टाइम में, होली में आते हैं। उस समय थोड़ा, होली के समय में उनको गेहूँ काटने का मौका मिलता है, छठ के समय आते हैं तो गेहूँ उगाने का मौका मिलता है। बाकी समय वो पंजाब वगैरह में रहते हैं, और उनके बड़े बूढ़े रहते हैं जो गाँव में, घरों में, बिहार में, वो एक फसल वगैरह उगाना होता है, उगा लेते हैं। ये सिचुएशन है। तो जी हाँ, ये बिहार के उन चीज़ों की बातें हैं, बैराज की बातें हो रही थी। और बगीचे के बारे में आप चाहेंगे तो भी बता सकता हूँ। जी, बगीचे का सर। आप ये जानेंगे कि जो बिहार में पहले से बारिश काफ़ी कम होने लगी है। जी। आप किसी से पूछ सकते हैं कि पहले कितनी बारिश होती थी, अब कितनी होती है। दूसरी ओर पंजाब हरियाणा में पहले कम बारिश हुआ करती थी, अब ज़्यादा बारिश होती है। और इसका कारण भी जलवायु से जुड़ा हुआ है। जी। जलवायु परिवर्तन इस तरह से हुआ कि आप जब पहले पेड़ों, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी धीरे धीरे बढ़ता था, जब ये बांध और बैराज का सिस्टम नहीं था बिहार में, तो जब धीरे धीरे बढ़ता था पानी, तो पेड़ों में ये क्षमता होती थी कि उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लें। जो हॉर्टिकल्चर ट्रीज हमारे होते थे, प्लांटेशंस होते थे, बांस का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे जो भी बगीचे वगैरह होते थे। लेकिन जब पानी अचानक बढ़ गया, बाढ़ आ गई, अचानक कई फीट पानी चला गया, उसमें
वैसी स्थिति में वाटर लॉगिंग हो जाने के अचानक हेवी वाटर लॉगिंग हो गई, तो वैसी स्थिति में बगीचे भी सूखने लगे, पेड़ भी खराब होने लगे। तो न सिर्फ धान की फसल हमारी बंद हो गई, बरसात के टाइम में होने वाली जो अगहनी फसल थी, यानी जो खासकर 16 वैरायटी, न सिर्फ उसको लोगों ने बोना बंद कर दिया, बल्कि बगीचे भी सूखने लगे और बगीचे भी ख़त्म होते चले गए। और लोगों ने फाइनली नया बगीचा लगाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि पेड़ छोटे हुए, अचानक बाढ़ आ गई, वो छोटा पेड़ डूब गया। तो वो जो है बगीचे, जो पहले बिहार में जो लोग आते थे, तो इनको लगता था कि, मुझे याद है कि बिहार के लोग कहते थे कि ये धरती पर कश्मीर से कम नहीं है, बस टेम्परेचर का फ़र्क है। अब वो सिचुएशन नहीं रही। अब हर जगह आपको बगीचे नहीं मिलेंगे, दूर दूर तक खेत मिलेंगे। आप कह सकते हैं किसानों ने काट दिया, लेकिन किसानों ने काट दिया वो मजबूरीवश कटा है, क्योंकि मौसम, क्लाइमेट चेंज ऐसा हुआ कि बाढ़ के कारण बगीचों को बचाना संभव नहीं रहा और दोबारा बगीचा लगाना संभव नहीं रहा। और इस वजह से फसल, बगीचों के कम होने से, ये रिसर्च है कि जहाँ डिफॉरेस्टेशन होता है ऑटोमेटिकली वहाँ बारिश कम होती है। इस वजह से बिहार में बारिश कम हुई है, इस क्षेत्रों में या पूरे भारत में। दूसरी ओर जहाँ एफॉरेस्टेशन हुआ है, वह भी रिसर्च है कि वहाँ बारिश बढ़ती है। तो वहाँ जहाँ जहाँ एफॉरेस्टेशन हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी, तो वहाँ बारिश इस वजह से बढ़ी है, क्योंकि वहाँ एफॉरेस्टेशन हुआ है। और इस पर ये प्रूव रिसर्च है, रिसर्च पेपर्स हैं कि जहाँ जहाँ एफॉरेस्टेशन होता है बारिश बढ़ती है, और जहाँ जहाँ डिफॉरेस्टेशन होता है बारिश घटती है। तो ये पूरी कहानी है एक बैराज की। अगर उस बैराज का मकसद उस दौर में का एक सही सकारात्मक था कि जो बाढ़ विभीषिका थी उसको रोका जाए, उसको एक सीमित क्षेत्र में तक ही रखा जाए, इन चीज़ों को लेकर बनाया गया था, लेकिन उसका कुछ परिणाम कुछ अलग भी दिखे, जिसका इन दिनों क्लाइमेट चेंज पे असर है। जिनमें से रोजी रोजगार की बात करें या वन्य अधिक से अधिक पेड़ों की बर्बादी उस दौर में हुई, जिसका भी नतीजा रहा है कि बारिश जो कभी बिहार में मौसम के साथ, मानसून की शुरुआत के साथ बारिश शुरू हो जाती थी, वहाँ पे अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं बारिश की। तो तमाम विषयों को लेकर सर ने जानकारी दी, और शायद हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जानकारियाँ अभी आपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो बैराज जहाँ जहाँ बने हैं, जिन इलाकों में, चाहे सुपौल हो, सहरसा हो, तमाम जो इलाके हैं, चाहे चंपारण का इलाका हो, जो गंडक है, नदी है, तमाम जो इलाके हैं, उन तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से स्थितियाँ बनी हैं और कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे पलायन, लोग बाहर दूसरे देशों, राज्यों में जाने लगे, तमाम विषयों को लेकर सर ने जानकारी दी। और उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। खेती, कृषि, पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।